हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे फेज इक्विलिब्रियम, जिसमें हम गिब्स फेज रूल, कैलकुलेट करना, कंपोनेंट कैलकुलेट करना पढ़ चुके थे। उसके बाद हम वन कंपोनेंट फेज डायग्राम में वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर का और हीलियम का फेज डायग्राम पढ़ चुके थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम। टू कंपोनेंट सिस्टम का फेज डायग्राम बनाना, ये वन कंपोनेंट से बिल्कुल अलग है और बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट लगेंगे। पहले देखना, यदि कंपोनेंट टू हैं तो गिब्स फेज रूल क्या था? एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा टू माइनस पी प्लस टू, एफ इक्वल टू फोर माइनस पी। और नंबर ऑफ फेज वन, मिनिमम तो वन होगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? फोर माइनस वन इज इक्वल टू 3। यदि टू कंपोनेंट सिस्टम में सिर्फ वन फेज पे बात करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा 3। कौन कौन सा? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। क्योंकि टू कंपोनेंट आ गए तो दोनों का कंपोजिशन भी आपस में एक दूसरे को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। तो तीन फेज ऑफ डिग्री का 3 डायमेंशनल कर्व मेरे लिए 2D पे बनाना पॉसिबल है नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, मतलब अपने को 3 एक्सिस चाहिएगी और 3 का मैं 2D पे बना नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा? इसमें से एक वेरिएबल को हमेशा क्या मान लूंगा? कांस्टेंट मान लूंगा। और कांस्टेंट किसे करूंगा मैं? प्रेशर को क्या मानूंगा? कांस्टेंट मानूंगा। प्रेशर को ही कांस्टेंट क्यों माना? क्योंकि टेम्परेचर और केमिकल कंपोजिशन में चेंज करना इजी है एज कंपेयर टू प्रेशर। और प्रेशर को कांस्टेंट रखना इजी है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 होता है, तो वो तो हमेशा कांस्टेंट रह सकता है और इनको करना इजी है। तो यदि मैं प्रेशर कांस्टेंट मान लूंगा, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट मान लिया, तो हमेशा यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा? एफ रेड्यूस्ड सी माइनस पी प्लस 1। यानी कि यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें टू डायमेंशनल सिस्टम में, टू कंपोनेंट सिस्टम में निकालनी है, तो हमेशा कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? एफ रेड्यूस्ड। कंपोनेंट कितने हो जाएगा? 2, 3 माइनस फेज। हमेशा इसी से अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, क्योंकि प्रेशर इस टू कंपोनेंट सिस्टम में हमेशा और हमेशा क्या मान के चलना है? अपने को कांस्टेंट मान के चलना। और टेम्परेचर वर्सेज केमिकल कंपोजिशन के बीच में ग्राफ बनेगा। याद रखना, वन कंपोनेंट में कौन सा बना था? टेम्परेचर वर्सेज प्रेशर के बीच में। और टू कंपोनेंट में किसके बीच में ग्राफ बनेगा? टेम्परेचर वर्सेज केमिकल कंपोजिशन के बीच में ग्राफ बनेगा। एक और आगे बता देता हूं, 3 कंपोनेंट यदि हम लेते हैं तो दोनों किसके बीच में बनेंगे? केमिकल कंपोजिशन के बीच में ग्राफ बनेंगे। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर और केमिकल कंपोजिशन के बीच में ग्राफ बनेगा। और हमेशा जो फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा यूज होगा? एफ आर इज इक्वल टू 3 माइनस पी। ठीक है, ये है टू कंपोनेंट सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम टू कंपोनेंट सिस्टम में 3 टाइप के कर्व पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे यूटेक्टिक मिक्सचर, दूसरा पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट मिक्सचर, और तीसरा हम पढ़ेंगे इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट मिक्सचर। हम जब टू कंपोनेंट का फेज डायग्राम पढ़ेंगे तो 3 चीज़ों में पढ़ेंगे, 3 अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे यूटेक्टिक मिक्सचर के लिए, दूसरा हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले मिक्सचर के लिए, और तीसरा हम पढ़ेंगे इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले मिक्सचर के लिए। समझ लेते हैं तीनों क्या हैं। टू कंपोनेंट में मैं 2 सॉलिड लूंगा, ए सॉलिड प्लस बी सॉलिड। यदि दोनों सॉलिड में क्या है? इमिसिबल है। दोनों सॉलिड में क्या है? इमिसिबल है। दोनों सॉलिड अलग अलग हैं और सेम टेम्परेचर पे क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं। इनका कंसंट्रेशन रेशियो ऐसा ले लो कि दोनों मेल्ट क्या हो रहे हैं? सेम टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? इजीली मेल्ट। जिसका मतलब क्या होता है? इजीली मेल्ट। तो यूटेक्टिक मिक्सचर वाले बढ़ेंगे कि दोनों दो कंपोनेंट जो लिए वो दोनों क्या है? आपस में रिएक्ट नहीं करते, इमिसिबल हैं और दोनों एक ही टेम्परेचर में मेल्ट होते हैं। तो इस प्रकार के क्या बोलते हैं? यूटेक्टिक मिक्सचर। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले क्या बोलते हैं? कि 2 सॉलिड लिए, ए सॉलिड
प्लस बी सॉलिड, ये आपस में रिएक्ट करते हो, दोनों आपस में क्या है, इमिसिबल नहीं है, मिसिबल है, दोनों रिएक्ट करते हैं और जो कंपाउंड बना है वो स्टेबल है एट मेल्टिंग पॉइंट। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जो हमने दो कंपोनेंट लिए हैं ए और बी, वो दोनों क्या है, इमिसिबल है ए बी, तो जो कंपाउंड बना है वो स्टेबल है, मेल्टिंग पॉइंट तक वो क्या है, अपने स्टेबल है, टूटता नहीं है। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, हमने जो दो सॉलिड लिए ए प्लस बी, वो ए बी बना लेते हैं, कुछ भी एक कंपाउंड बना लेते हैं, वो कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल है, मेल्टिंग पॉइंट तक क्या है, अनस्टेबल है। जैसे PCl5, यदि मैं उसे गर्म करूंगा तो मेल्ट होने से पहले ही ये PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाएगा। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले मिक्सचर। समझ में आ गए। हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। पहले यूटेटिक मिक्सचर के लिए जो इमिसिबल है, दूसरे जो मिसिबल है लेकिन कंपाउंड स्टेबल बनाते हैं, तीसरे जो मिसिबल है और कंपाउंड भी क्या बनाते हैं, अनस्टेबल बनाते हैं। ये 3 पार्ट में हम फेज इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे। तो फेज इक्विलिब्रियम की स्टडी करने से पहले हम एक चीज़ और स्टडी करते हैं, वो करते हैं कूलिंग कर्व, क्योंकि कूलिंग कर्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फेज डायग्राम को समझने के लिए कि बना कैसे। अब देखना, मैं कोई कंपाउंड ले रहा हूँ ए सॉलिड ले रहा हूँ और इसे मैंने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। ए सॉलिड था मेरे पास, मैंने इसे क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। जैसे शुगर की बात करता हूँ, शुगर को मैंने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, शुगर को मेल्ट कर दिया। अब इस मैं मेल्ट को छोड़ देता हूँ इन्वायरमेंट में छोड़ देता हूँ, तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, टेम्परेचर वर्सेज टी, टाइम। तो जब ये मेल्ट हुआ, तो मेल्ट को जैसे इन्वायरमेंट में छोड़ा, तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। इस टाइम ये क्या है, ये लिक्विड में है। ओनली ए का ग्राफ बना रहा हूँ मैं ना, ओनली ए का ग्राफ बना रहा हूँ, ये लिक्विड में है। एक टाइम पे जब इसका टेम्परेचर बहुत कम हो गया, तो ये क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सॉलिडिफिकेशन यानी कि ए लिक्विड से ए सॉलिड बनना चालू होगा। और अपन जानते हैं जब फेज ट्रांजिशन हो रही है, जिस टाइम फेज ट्रांजिशन हो रही है, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब इसका सॉलिडिफिकेशन पूरा हो जाएगा, तो ये बिलो द पॉइंट जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसे मैं मान लेता हूँ A B C D। यहाँ पे क्या है, ये A लिक्विड और ये A सॉलिड। इस पॉइंट को क्या बोलता हूँ मैं, T फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों एक ही चीज़ है, जहाँ पे लिक्विड क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, और सॉलिड क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, ये इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम देखूंगा तो कितनी आएगी, रूल कौन सा लगेगा, 3 ये 1 कंपोनेंट सिस्टम है, 1 कंपोनेंट सिस्टम है, तो F इज इक्वल टू 1 माइनस फेज प्लस 1, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है। F इज इक्वल टू 2 माइनस फेज, यहाँ पे फेज कितनी, 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 1। यहाँ पे देखना, इस लाइन पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, F इज इक्वल टू फेज होगी 2 तो 0, और यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 1। ये 0 आ गई, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, BC लाइन को क्या बोलेंगे, इनवेरिएंट लाइन। 1 कंपोनेंट में हमने पढ़ा था इनवेरिएंट पॉइंट, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इनवेरिएंट लाइन। तो लाइन भी होती है, और इस BC लाइन को इनवेरिएंट लाइन है, तो इसे हेल्ट भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ स्टेट, यहाँ बोलते हैं हार्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, ये कूलिंग कर्व समझ में आ गया कि जब मैंने सॉलिड को मेल्ट करके छोड़ दिया, तो धीरे धीरे ये कम हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ये कम हुआ। अपोजिट भी कर सकते हैं, जैसे जिस टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक टाइम पे सारा सॉलिड किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, फिर वापस टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। वापस भी बोलता हूँ, इस कंडीशन में क्या बोल दूंगा, मेल्टिंग पॉइंट बोल दूंगा। ये तो मैंने सिर्फ सॉलिड ए की बात की, सिर्फ सॉलिड ए की बात की। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये देख लो ना, इस BC को क्या बोलते हैं अपन, इनवेरिएंट लाइन। अब मैं बात कर रहा हूँ A सॉलिड प्लस B सॉलिड का मिक्सर ले लिया, और उसे मैंने मेल्ट कर दिया। मेल्ट में ये A प्लस B दोनों होमोजीनियस हो गए, अब इसका मैं कूलिंग कर्व बना रहा हूँ, तो अपन देखेंगे कि पहले टेम्परेचर कम होगा,
फिर एक सॉलिड हो जाएगा, और सॉलिड आप समझ ही रहे हो कौन सॉलिड होगा, आप समझ रहे हो सॉलिड वो होगा भाई जिसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो पहले हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन, और जिसका फ्रीजिंग पॉइंट बाद में होगा वो बाद में हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये ए सॉलिड है, ये बी सॉलिड है, दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट मान लिया कुछ भी है, कुछ भी। अब मैंने ए और बी जब इसका मेल्ट बन गया तो ये यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेशन में जाएगा। दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट क्या जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा। ए और बी दोनों क्या है, सॉलिड है, दोनों जब मेल्ट हो गए तो सॉल्यूशन में दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट क्या जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा। और किसका ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगा, जिसकी क्वांटिटी कम है, क्योंकि यहाँ देखना ए प्लस बी है तो बी के लिए ए क्या है, इम्प्यूरिटी, और ए के लिए क्या है, बी इम्प्यूरिटी। तो यदि बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ए में इम्प्यूरिटी ज़्यादा है, और ए का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, टीएफ लो, और यदि इसके टीएफ क्या हो जाएगा, हाई, कुछ भी मान सकते हैं। तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ए की यदि क्वांटिटी ज़्यादा है तो बी का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा लो हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे पहले सॉलिडिफिकेशन किसका होगा, जो ज़्यादा है। तो मैंने मान लिया कि ये है बी इन ए, बी इन ए का मतलब ए क्या है, मोर, ए मोर है तो सॉलिडिफिकेशन पहले किसका होगा, ए होगा। तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो पहले टेम्परेचर कम होगा, फिर ए क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा ए का, एक टाइम के बाद दोनों का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और देन टेम्परेचर डाउन। समझ रहे, पहले तो ए और बी दोनों लिक्विड थे, मेल्ट थे। यहां पे क्या हुआ, ए सॉलिड हो गया, ए सॉलिड होना स्टार्ट हो गया, हुआ नहीं पूरा, ए सॉलिड होना स्टार्ट हो गया प्लस मेल्ट हो गया। इस पॉइंट तक आते आते बी भी सॉलिड स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया, तो ए भी सॉलिड प्लस बी भी सॉलिड होना स्टार्ट हो गया प्लस मेल्ट भी है। और यहाँ पे आते आते सारे के सारे क्या हो गए, सॉलिड हो गए। तो ए सॉलिड है प्लस बी सॉलिड है, समझ रहे हो, सारा मेल्ट था, ए का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो ए कुछ सॉलिड हुआ, बाकी मेल्ट बचा। फिर यहाँ पे बी का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया, कुछ से मेल्ट बचा, फिर ये हो गया। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूंगा तो टू कंपोनेंट सिस्टम है, तो फेज एफ इजिकल टू क्या लगेगा, 3 माइनस पी। यहाँ पे फेज कितनी है, 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 2। इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। यहाँ पे देखना फेज कितनी है, सॉलिड प्लस मेल्ट 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 1 2 3 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2। समझ में आ रहा है, एफ इजिकल टू 1 0 1 2। ये था 1 कंपोनेंट के लिए, ये 2 कंपोनेंट का मिला दिया। तो कूलिंग कर्व समझ में आया, कूलिंग कर्व बनता है टेम्परेचर वर्सेस टाइम के बीच में। ये फेज डायग्राम नहीं है, ये कूलिंग कर्व है। जब मैंने ए और बी का सॉलिड लिया और मेल्ट करके छोड़ दिया तो पहले तो टेम्परेचर कम होगा, एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ए अकेला। यहाँ तक आते आते दोनों स्टार्ट हो जाएंगे मेल्ट सॉलिड होने, और यहाँ पे जब पूरा सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो दोनों क्या बचेंगे, सॉलिड बचेंगे। ठीक है, अब देखना, अब हम चालू करते हैं अपना टॉपिक। इतनी चीज समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में आ गई। अब बात करता हूं मैं यूटेक्टिक मिक्सचर की, यूटेक्टिक मिक्सचर की। यूटेक्टिक मिक्सचर मैंने ले लिया ए बी, ए सॉलिड प्लस बी सॉलिड, है ना, ए सॉलिड प्लस बी सॉलिड यूटेक्टिक मिक्सचर ले लिया। यूटेक्टिक मिक्सचर का मतलब है एक ऐसा कंपोजिशन, यूटेक्टिक मिक्सचर का मतलब क्या है, एट फिक्स्ड कंपोजिशन वेयर ए एंड बी बोथ हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट। दोनों सेम मेल्टिंग पॉइंट रखिए, सेम फ्रीजिंग पॉइंट रखिए, दोनों सेम मेल्टिंग पॉइंट रखिए, सेम फ्रीजिंग पॉइंट रखिए। इस चीज़ को समझना, देखना। ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, कूलिंग कवर करो। यहाँ मैं एक का बना रहा हूँ, मान लिया
कि ए का मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, बी से कम है ना। तो स्टार्टिंग में ए अकेला था, तो इसका कूलिंग कोर कैसे कराओ, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, ए का, है ना। और बी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, तो बी का कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट था बी अकेले का, ए का पहले कूलिंग हुआ, फिर सॉलिडिफिकेशन हुआ, फिर ऐसा बना, ऐसा बना, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए में मैं बी को मिलाता जा रहा हूँ, दोनों का मिक्सचर करता जा रहा हूँ। ए में बी को मिलाया, ए में बी को मिलाया तो क्या होगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो ये कूलिंग करो कैसा बनेगा, ऐसा, फिर ए स्टार्ट हुआ, फिर दोनों स्टार्ट हुए, ये, है ना, फिर और हुआ, दोनों स्टार्ट हुए, ये इस प्रकार से बनेगा। ए का जब बी मिलाता जाऊंगा और बी में जब ए मिलाता जाऊंगा तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, जब दोनों का तो मेल्टिंग पॉइंट एक स्टार्ट होगा, ये देखना, थोड़ा सा डाउन और कर देता हूं मैं इसे, दोनों स्टार्ट तो इसी पे होंगे, ए और बी का दोनों का लिक्विडिफिकेशन, दोनों का सॉलिडिफिकेशन तो एक साथ ही स्टार्ट होगा, दोनों का टेम्परेचर तो फिक्स ही रहेगा ना। तो ये इधर से फिर और आएगा, ये यहाँ पे, फिर ऐसा एक ऐसा कंपोजिशन आएगा मिडल में, मान लो कहीं भी मान लो कि जहाँ ए और बी की कंसंट्रेशन ऐसी होगी कि टेम्परेचर कम होगा, फिर एक साथ सॉलिडिफिकेशन होगा, फिर ये डाउन जाएगा। समझ रहे हो, जब ए को बढ़ाते जाएंगे या बी को कम करते जाएंगे तो एक ऐसा मिक्सचर आएगा जहाँ पे ये टेम्परेचर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि पहले टेम्परेचर गिरेगा, कम होगा, फिर इस पॉइंट पे दोनों का एक साथ सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर डाउन होगा। तो जो ये कंपोजिशन वाला मिक्सचर, इसे क्या बोल रहे हैं हम, यूटेक्टिक मिक्सचर बोल रहे हैं। तो देखना, ए का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये पहले यहाँ था, ये यहाँ होता जा रहा है, और बी का भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, पहले यहाँ था, इसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया यूटेक्टिक मिक्सचर पे। अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, देखना, केमिकल कंपोजिशन, एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ए इज इक्वल टू 0। ये मान लिया मैंने ए का मेल्टिंग पॉइंट है, ये मान लिया मैंने बी का मेल्टिंग पॉइंट है। देखना, ये मान लिया मैंने बी का मेल्टिंग पॉइंट है, ए का मैं थोड़ा सा और डाउन कर देता हूँ। ये देखना, ये ए का मेल्टिंग पॉइंट था, दूसरा ग्राफ ले, ये ए का मेल्टिंग पॉइंट था, ये वाला बी का मेल्टिंग पॉइंट था, और ये दोनों का डाउन होके यहां पे यूटेक्टिक मेल्टिंग पॉइंट था। समझ रहे, ये यूटेक्टिक वाला था किसी भी केमिकल कंपोजिशन पे। तो ए का ग्राफ कैसा बना, ए यहां से कहां आया, यहां पे आया, बी यहां से यहां पे आया, ये यूटेक्टिक लाइन। समझ रहे हो, ये क्या है, फेज डायग्राम किसका, यूटेक्टिक मिक्सचर का। ऊपर दोनों क्या है, यहाँ पे ये दोनों मेल्ट है, यहाँ पे ये सारा मेल्ट है, यहाँ पे सारा मेल्ट है, तो इस पोजीशन में तो सारा क्या है, मेल्ट है। यहाँ पे देखना, ए का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया, तो ए क्या है, सॉलिड है प्लस मेल्ट है। इधर से आएंगे तो बी का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, प्लस मेल्ट है। और इस पॉइंट से, यूटेक्टिक पॉइंट से नीचे दोनों के दोनों सॉलिड स्टार्ट हो गए, तो ए भी सॉलिड है प्लस बी भी सॉलिड है। इसे क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक कंपोजिशन, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, इसे मान ले देता हूँ मैं सी पॉइंट। समझ गए, इससे ग्राफ कैसा समझ गए ना, ए का ग्राफ ऐसा बना, ए में बी बढ़ाते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, बी में ए बढ़ाते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों का मेल्टिंग पॉइंट एक साथ
होता जाएगा। ये तो इससे बनाया है। अब आपको बनाना आना चाहिए ये ग्राफ डायरेक्ट, ये ग्राफ डायरेक्ट बनाना चाहिए। हम डायरेक्ट बनाते हैं और फिर इसकी स्टडी करते हैं। देखना डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, क्योंकि आप एग्जाम में इस तरीके से थोड़ी समझोगे इसे। अब देखना कैसे बनाते हैं ये दो डायरेक्ट ग्राफ। वन कंपोनेंट का यूटेक्टिक मिक्सर का बना रहे हैं हम, यूटेक्टिक मिक्सर का ग्राफ। है ना, ये मान लिया मेरे पास प्योर ए है, ये मान लिया मैंने प्योर बी है। ये प्योर ए है, ये प्योर बी है। यहाँ पे इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे, इस पॉइंट पे आके ये क्या हो रहा है, सॉलिड हो रहा है। ये ए का सॉलिड पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट प्योर का। ये मान लिया बी का थोड़ा ज़्यादा है, टी फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो यहां पे बी का बीच सारा क्या है, मेल्ट लिक्विड। यहां पे बी लिक्विड है और इससे नीचे सारा का सारा बी क्या है, सॉलिड है। बी लिक्विड था, लिक्विड था, लिक्विड था, इस पॉइंट पे आके फ्रीज हो गया। बी की सारा का सारा क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ए लिक्विड है इस लाइन पे और इस टेम्परेचर से नीचे आके ये क्या हो गया, ए सॉलिड हो गया इस लाइन पे। ठीक है, अब मैंने दोनों को मिलाना चालू कर दिया, केमिकल कंपोजिशन बना लिया। x इजिकल टू यहाँ पे 1 है, सारा का सारा a 1 है। यहाँ पे x b इजिकल टू 1 यानी कि सारा का सारा b है। यहाँ पे x b कितना है, 0। यहाँ पे b कुछ भी नहीं है। यहाँ पे x a क्या है, 0। यहाँ इस लाइन पे a कुछ भी नहीं है। अब इधर आएंगे तो a बढ़ेगा, इधर आएंगे तो b कम होगा। तो जैसे जैसे a में b मिलाऊंगा, a में b मिलाऊंगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। a का फ्रीजिंग पॉइंट बी मिलाने पे क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी पता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, डिप्रेशन। 11 से 20 पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, डिप्रेशन। तो ए का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ये कम होगा। बी में ए मिलाऊंगा तो ये कम होगा। एक कंपोजिशन ऐसा आएगा जब दोनों का सॉलिडिफिकेशन क्या हो जाएगा, साथ में स्टार्ट हो जाएगा। मान लिया मैंने वो किस लाइन पे है, वो पॉइंट है इस लाइन पे। दोनों में ही क्या होगा, डिप्रेशन होगा। दोनों में ही डिप्रेशन होगा तो ये कम आएगा। तो इस लाइन को तो ऐसे मिला दूं, इस लाइन को क्या मिला दूं, ऐसे मिला दूं। ये क्या बन गया, फेज डायग्राम। ये क्या बन गया, फेज डायग्राम ऑफ ए बी। यहाँ पे क्या है, सारा का सारा मेल्ट है। यहाँ पे आते ही बी क्या हो गया, सॉलिड स्टार्ट हो गया इस लाइन पे। तो बी तो क्या है, सॉलिड है प्लस मेल्ट। मेल्ट में क्या है, ए बी है। इस लाइन पे देखना ए सॉलिड स्टार्ट हो गया था, ए सॉलिड है प्लस मेल्ट है, यानी कि ए पूरा सॉलिड नहीं हुआ, ए का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया। सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया, पूरा सॉलिडिफिकेशन तो यहाँ पे होगा। बी का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया, ए मेल्ट है, बी का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट है, ए मेल्ट है। यहाँ पे आके ए बी सॉलिड हो जाएगा, समझ रहे हो। ये बी था, ए बी का मिक्सचर था। इस पॉइंट पे आती बी सॉलिड 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 सॉलिड, ए लिक्विड है। यहाँ पे आती ए बी सॉलिड हो गया और इससे नीचे क्या होगा, ए बी सॉलिड होगा प्लस बी भी सॉलिड होगा। तो इस लाइन को बोलते हैं यूटेक्टिक लाइन। इस पॉइंट को बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट और इस कंपोजिशन को बोलते हैं यूटेक्टिक कंपोजिशन। इसे ए नाम दिया, इसे मैंने बी, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया। ये समझ में आ गया कहाँ का क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ क्या है। अब इस लाइन पे देखना, इस लाइन पे भी क्या है, बी सॉलिड है और मेल्ट है। इस लाइन पे बी सॉलिड है और मेल्ट है। ये बन गया इसका फेज डायग्राम। अब हम बात करते हैं कुछ कंडीशन की। इसे मैं दे देता हूँ रीजन फर्स्ट, इसे दे देता हूँ रीजन सेकंड, इसे रीजन थर्ड और इसे रीजन 4। अब हम देखना बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात करते हैं रीजन 1। ये रीजन 1, इस लाइन से सारा ऊपर तो सारा मेल्ट ही रहेगा। रीजन 1 तो रूल क्या लगेगा, F इज इक्वल टू 3 माइनस पी, यही लगेगा। यहाँ पे फेज क्या है, सारा का सारा मेल्ट है तो फेज होगी 1, तो F इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2।
रीजन 1 में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 2, F इज इक्वल टू 2। रीजन 2, ये रीजन 2 है, यहाँ पे ए तो सॉलिड है बाकी मेल्ट है, तो दो फेज होगी ना, एक तो सॉलिड और एक लिक्विड, तो फेज कितनी हो गई 2, फेज 2 होगी तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 1। रीजन 3 में बी सॉलिड है, ये मेल्ट है, फेज 2, तो F इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। और रीजन 4 में दोनों क्या है सॉलिड है, यहाँ कोई मेल्ट नहीं है, दोनों सॉलिड है, तो फेज 2 F इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 है, तो इन्हें क्या बोलेंगे मोनोवेरिएंट रीजन। इस बार क्या गए मोनोवेरिएंट रीजन मिल गई, यहाँ पे 2 है तो इसे बोलेंगे बाईवेरिएंट रीजन। इस रीजन को बोलेंगे बाईवेरिएंट रीजन, इन तीनों रीजन को बोलेंगे मोनोवेरिएंट रीजन, मोनोवेरिएंट रीजन। अब हम बात करते हैं लाइंस की। लाइंस की बात करता हूं तो पहले बात करता हूं एसी लाइन। एसी लाइन ए से सी, तो ये लिक्विड से सॉलिड स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे इस लाइन पे ए सी लाइन है, यहाँ पे ए सॉलिड है, ए लिक्विड है प्लस बी लिक्विड है, तो यानी कि मेल्ट है प्लस ए सॉलिड है, तो फेज कितनी है फेज है 2, ए सॉलिड प्लस मेल्ट, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इसे बोलेंगे मोनोवेरिएंट लाइन। दूसरी लाइन है BC, इस पे भी F इजिकल टू 3 माइनस 2 इजिकल टू 1। BC भी क्या है 1 है, BC भी क्या है 1 है, ठीक है, ये भी 1 है। लेकिन ये इस लाइन देखना C, या इस पूरे को ही मैं दे देता हूं x डेस, है ना, इस लाइन का नाम दे देता हूं मैं x डेस, जिसे क्या बोलते हैं यूटेक्टिक लाइन। यूटेक्टिक लाइन पे क्या है A सॉलिड है, B सॉलिड है और मेल्ट है, तीनों है। यहाँ पे दोनों का सॉलिडिफिकेशन भी स्टार्ट हुआ प्लस मेल्ट भी हुआ, तीनों का मेल्ट है, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसे बोलेंगे इनवेरिएंट लाइन। यूटेक्टिक लाइन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा इनवेरिएंट लाइन। तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी इनवेरिएंट लाइन। अब बात करता हूं मैं पॉइंट की। अब मैं बात करता हूं पॉइंट की। पॉइंट कौन से पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट। इस ग्राफ में इनवेरिएंट पॉइंट कितने होंगे 3। कौन सा पॉइंट A B एंड C, A B C। A पे देखना A, यहाँ पे सिर्फ 1 कंपोनेंट सिस्टम है, 1 कंपोनेंट सिस्टम है, तो A पे रूल क्या लगेगा F इज इक्वल टू 2 माइनस P। 1 कंपोनेंट सिस्टम है तो 2 माइनस P। और इस पॉइंट पे आके ए लिक्विड और ए सॉलिड आपस में क्या रहेंगे इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, F इज इक्वल टू 0। पॉइंट बी पे भी F इज इक्वल टू 2 माइनस पी, पॉइंट बी पे भी F इज इक्वल टू 2 माइनस पी 0। और पॉइंट C जिसे क्या बोलते हैं अपन यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट या यूटेक्टिक टेम्परेचर, यहाँ पे तो 2 कंपोजिशन है, 2 कंपोनेंट सिस्टम ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो रूल तो क्या लगेगा 3 माइनस पी, लेकिन फेज क्या है तीनों है सॉलिड, सॉलिड प्लस मेल्ट, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अपने को ए और बी के मिक्सर में इनवेरिएंट पॉइंट पूछे तो 3 है A C और B। यूटेक्टिक पॉइंट हालांकि C अकेला है, लेकिन इनवेरिएंट पॉइंट कितने हैं 3 है। ये फेज डायग्राम डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना, यूटेक्टिक पॉइंट बताना, इनवेरिएंट पॉइंट बताना, इनवेरिएंट पॉइंट कौन कौन से है, कहाँ पे कौन सी स्टेट अवेलेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्ट पेपर में पूछता है कि कहाँ गलत मेंशन किया है, तो बी की साइड से आएंगे तो बी सॉलिड प्लस मेल्ट रहेगा, ए की साइड से आएंगे तो ए सॉलिड प्लस मेल्ट रहेगा, और यूटेक्टिक पॉइंट से नीचे हमेशा दोनों क्या रहेंगे सॉलिड में रहेंगे, ठीक है।
अब हम तीन चीज़ों का और जिक्र करते हैं, तीन जो वर्ड यहाँ पे काम आते हैं मोस्टली। एक तो होता है आइसोप्लेथ लाइन, एक आता है टाई लाइन और एक आता है लीवर रूल। तीन वर्ड काम आते हैं यहाँ पे। देखना क्या चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, देखना। ये लाइन खींची, एक लाइन मैंने ये खींच दी। इस लाइन पे मैंने नाम दे दिया, देना चालू कर देता हूँ मैं, P Q R। इस यहाँ पे हटा देता हूँ मैं, R S T, ये लाइन दे देता हूँ, है ना। देखना P पे कंडीशन क्या है, P पे सारा का सारा क्या है, मेल्ट है। P पे सारा का सारा क्या है, मेल्ट है। Q पे क्या होगा, B सॉलिड प्लस मेल्ट होगा। जैसे ही Q पे आएगा तो B क्या है, लिक्विड से सॉलिड में स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, प्लस मेल्ट हो जाएगा। R पे क्या होगा, R पे B सॉलिड प्लस मेल्ट होगा। S पे क्या होगा, B सॉलिड प्लस A सॉलिड प्लस मेल्ट होगा। और T पे क्या होगा, B सॉलिड प्लस A सॉलिड होगा। समझ में आ रहा है। जब मैंने ये लाइन खींची तो ये लाइन अलग अलग स्टेट को बता रही है। यहाँ इस पॉइंट पे मेल्ट है, यहाँ पे सॉलिड प्लस मेल्ट है, यहाँ पे सॉलिड प्लस मेल्ट है, यहाँ पे दो सॉलिड प्लस मेल्ट है, यहाँ पे दोनों सॉलिड है। ऐसे ही मैं यदि इस लाइन पे देखूंगा तो यहाँ पे क्या है, मेल्ट है, यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड प्लस मेल्ट होगा। और इस पॉइंट पे क्या होगा, सॉलिड प्लस सॉलिड होगा। तो ये भी किसको बता रही है, स्टेट को बता रही है। ये लाइन भी किसको बता रही है, स्टेट को। ये लाइन भी किसको बता रही है, स्टेट को। तो इस लाइन को मैं क्या बोलूँगा, आइसोप्लेथ लाइन। समझ में आ गया। आइसोप्लेथ लाइन कौन सी है, आइसोप्लेथ लाइन है लाइन अलोंग विद स्टेट ऑफ सब्सटेंस ऑन कूलिंग और हीटिंग। टेम्परेचर कम करने पे, इस लाइन पे टेम्परेचर कम कर रहा हूँ या टेम्परेचर ज़्यादा कर रहा हूँ, तो जो स्टेट के अलोंग लाइन है, जो स्टेट बताती है हमें, वो लाइन क्या कहलाती है, आइसोप्लेथ लाइन कहलाती है। PQRST, ये जो लाइन है PQRST, ये किसको बताती है, आइसोप्लेथ लाइन को बताती है। ये लाइन किसको बताती है, आइसोप्लेथ लाइन को बताती है। ठीक है, ये तो आइसोप्लेथ लाइन को बता दिया। अब हम बात करते हैं आगे। अब देखना यहां इस लाइन पे B क्या है, सॉलिड है, B सॉलिड है। और यहां पे क्या है, इस लाइन पे B क्या है, लिक्विड है। यहां पे मतलब B बाहर लिक्विड है। यहां पे क्या है, B सॉलिड भी है और B लिक्विड भी है। तो ये जो लाइन मिल रही है, ये लाइन, ये किसको बताती है, इस पॉइंट पे सॉलिड से लिक्विड के इक्विलिब्रियम को बताती है। यहाँ पे B सॉलिड है, यहाँ पे इससे साइड जाके B लिक्विड है। B लिक्विड और B सॉलिड वाली लाइन को की कंपोजिशन को जो मिला रही है, ये लाइन जो मिला रही है, इसे मैं क्या बोलूँगा, टाई लाइन। इस लाइन को मैं क्या बोलूँगा, टाई लाइन। इसको तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आइसोप्लेथ लाइन। और इस लाइन को मैं क्या बोलूँगा, टाई लाइन। इस लाइन को मैं क्या बोलूँगा, टाई लाइन। जो दो स्टेट को मिला रही है, ये सॉलिड से ये लिक्विड। यहाँ पे दोनों कंपोजिशन में सॉलिड पे भी है, लिक्विड पे भी है, क्योंकि B सॉलिड होना स्टार्ट हुआ। सारा सॉलिड थोड़ी हुआ, सारा सॉलिड तो यहाँ पे जाके होगा। तो यहाँ पे सॉलिड होना स्टार्ट हुआ है, तो इस लाइन पे यहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो इस इक्विलिब्रियम वाली लाइन को जो मिलाती है वो क्या कहलाती है, टाई लाइन। तो टाई लाइन क्या है, देखना, टाई लाइन, लाइन विच में मीट इक्विलिब्रियम ऑफ टू
स्टेट, टू स्टेट के इक्विलिब्रियम को मिलाती है। जैसे इसका नाम मैंने R दे ही रखा है, इसका नाम मैं दे देता हूँ Y और इसका दे देता हूँ Z, है ना। तो Y R और Y Z, तो ये जो लाइन है Y R और Z, इसको क्या बोलूँगा मैं? टाई लाइन। इसको मैं क्या बोलूँगा? टाई लाइन बोलूँगा, ठीक है। अब देखना, इस लाइन पे यहाँ पे लिक्विड था, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों थे, तो मैं ये लाइन बढ़ाऊँगा तो ये भी क्या है? टाई लाइन है। ये भी क्या है? टाई लाइन है। तो यहाँ पे सॉलिड और मेल्टिंग की कंडीशन, यहाँ पे सारा सॉलिड था, यहाँ पे सारा क्या है? सॉलिड है, और यहाँ पे आके लिक्विड भी हो रहा है, तो ये इतनी लाइन किसको बता रही है? लिक्विड को बता रही है। और यहाँ पे सारा लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड भी है, तो ये किसको बता रही है? सॉलिड को बता रही है। तो लीवर रूल क्या है? लीवर रूल, रेशियो ऑफ सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। तो वाई आर अपॉन आर जेड का रेशियो क्या कहलाता है? लीवर रूल कहलाता है। कि जैसे नीचे जाएंगे सॉलिड बढ़ रहा है, क्योंकि बी यहाँ पे मेल्ट था, नीचे जाएंगे सॉलिड बढ़ रहा है, तो ये लाइन भी क्या जा रही है? बढ़ रही है। तो वाई आर किसको बताती है? बी सॉलिड को, और आर जेड किसको बताती है? बी लिक्विड को। समझ में आ रहा है? क्योंकि सॉलिड नीचे बढ़ रहा है और ये लाइन भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये लाइन तो फिक्स है, ये लाइन बढ़ रही है, तो जो लाइन बढ़ रही है वो किसको बता रही है? सॉलिड को। और समझना, यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे सॉलिड है, तो लिक्विड से सॉलिड कितना है? ये है। यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है, तो सॉलिड से लिक्विड कितना है? ये। तो इस लाइन का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? लीवर रूल। समझ में आ गया? आइसोप्लेथ लाइन अलोंग विद द स्टेट, दो इक्विलिब्रियम को मिलाने वाली लाइन, टाई लाइन, और इस इक्विलिब्रियम का रेशियो क्या कहलाता है? लीवर रूल। लीवर रूल समझ में आ गया? ये है यूटेक्टिक पॉइंट ऑफ एक सिस्टम का, ठीक है, यूटेक्टिक पॉइंट ऑफ ए सिस्टम। अब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी सी आगे, कुछ एडवांस, एक बात और कर रहे हैं। अभी तो मैंने लिया A प्लस बी का, अब मैं ले रहा हूँ A और B। B किस में है? अल्फा और बीटा दो स्टेट में मिलता है। एक तो अपने पास A सॉलिड है, एक B सॉलिड है, जो दो स्टेट में मिलता है, अल्फा और बीटा। ये तो मिलती है लो टेम्परेचर पे और ये मिलती है हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे। यानी कि B अल्फा इक्विलिब्रियम में है B बीटा के साथ, और इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्या बोलता हूँ मैं? ट्रांजिशन। ये मैं क्या करवा चुका हूँ? अल्फा और बीटा दो स्टेट आपस में जिसमें इक्विलिब्रियम रहे उसे बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। जब मैं इसका फेज डायग्राम बनाऊंगा तो देखना कैसा बनेगा। इधर मैंने ले लिया A है, इधर मैंने ले लिया B है। ये A है, यहाँ पे सारा सॉलिड है दोनों, तो ये मैंने मान लिया A का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। ये A का मेल्टिंग पॉइंट है। अब B देखना, नीचे सॉलिड में है और लो टेम्परेचर पे कौन है? अल्फा है। तो ये मैंने मान लिया कि अल्फा का क्या है? अल्फा है यहाँ तक। अल्फा से क्या हुआ? बीटा में गया, तो यहाँ तक तो था बी अल्फा। इस पॉइंट से ऊपर आ गया तो क्या आ गया? बी बीटा, और इस पॉइंट से ऊपर क्या हो गया? बी लिक्विड। समझ रहे हो कि बी लिक्विड लिया, टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ तो पहले कौन आएगा? बी बीटा, और बी बीटा से और नीचे कम हुआ तो बी अल्फा। इस टेम्परेचर को क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। और ये क्या है? टी मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, एक ही बात है। अब जब इन दोनों का मिक्सचर ले लूंगा तो पॉइंट कहाँ आएगा? दोनों के नीचे कहीं यहाँ। तो ए का ग्राफ तो कैसा बनेगा? ऐसा। ए का ग्राफ तो कैसा बनेगा? ऐसा। बी का ग्राफ देखना कैसा बनेगा? बी का ग्राफ बनेगा, बी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ तक आएगा, या ये मान लो यहाँ तक आएगा। फिर क्या होगा? दूसरा रेशियो चालू होगा और वो बनेगा ऐसा। समझ रहे हो? ए का ग्राफ तो सीधा बनेगा, बी का ग्राफ कैसे बनेगा? बी का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पहले आएगा बी अल्फा, फिर बी अल्फा से किसी में जाएगा? बी लिक्विड में। तो यहाँ तो सारा क्या है? मेल्ट है। यहाँ ए सॉलिड प्लस मेल्ट है। ये लाइन देखना, यहाँ पे क्या है?
इस एरिया में बी अल्फा प्लस मेल्ट है, यहाँ पे क्या है बी बीटा प्लस मेल्ट है, और यहाँ क्या है सॉलिड तो है, कौन सा सॉलिड लो टेम्परेचर पे बी अल्फा प्लस ए सॉलिड। समझ रहे हो, ये जरूरी है कौन का है, यहाँ ए से लाइन आएगा, ए सॉलिड प्लस मेल्ट आएगा। यूटेक्टिक मिक्सचर पे दोनों सॉलिड होंगे और लो टेम्परेचर पे कौन स्टेबल है अल्फा, तो बी अल्फा प्लस सॉलिड है। इस टेम्परेचर में बी अल्फा प्लस मेल्ट है, यहाँ पे बी बीटा प्लस मेल्ट है, और यहाँ पे ये सारा का सारा रहेगा। समझ रहे हो, ये सारा का सारा रहेगा। यहाँ पे बी बीटा प्लस मेल्ट है, और यहाँ पे बी बीटा किस में चेंज हो गया बी अल्फा में, तो बी अल्फा प्लस मेल्ट है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट है डी। तो बाकी चीज़ें तो आप निकाल लोगे। यहाँ पे मैं यदि इनवेरिएंट पॉइंट निकाल लूँ, इनवेरिएंट पॉइंट, तो ए है अपना जहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, बी है जहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, ये देखना सी पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी, क्यों, यहाँ पे बी अल्फा है प्लस बी ए सॉलिड है प्लस क्या है मेल्ट है। एक पॉइंट और देखना डी पॉइंट, इस डी पॉइंट पे क्या है बी अल्फा है, बी बीटा है प्लस मेल्ट है, बी अल्फा है प्लस बी बीटा है प्लस मेल्ट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा 3 - 3 = 0। तो डी भी क्या है इनवेरिएंट पॉइंट। तो इस प्रकार के ग्राफ में इनवेरिएंट पॉइंट कितने आ गए 4। इनवेरिएंट पॉइंट क्या आ गए 4। ये अपना क्या है यूटेक्टिक पॉइंट, और डी को बोलते हैं सूडो यूटेक्टिक पॉइंट। समझ गए। इनवेरिएंट पॉइंट पूछे तो इस ग्राफ में कितने ए सी डी बी, 4 इनवेरिएंट पॉइंट है। यूटेक्टिक पॉइंट सी है, और डी को क्या बोलते हैं कई बार सूडो यूटेक्टिक पॉइंट भी बोलते हैं, सूडो यूटेक्टिक पॉइंट भी बोलते हैं। ये फेज डायग्राम है 1 कंपोनेंट सिस्टम यूटेक्टिक का। 2 कंपोनेंट सिस्टम में यूटेक्टिक मिक्सचर का, यदि सिंपल यूटेक्टिक मिक्सचर हो तो पहले बना लिया, और ए और बी का हो जिसमें बी 2 फेज में मिलता हो तो ऐसा मिलेगा जिसमें 4 इनवेरिएंट पॉइंट हो जाएंगे, जिसमें 4 इनवेरिएंट पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और पढ़ते हैं हम इसमें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर रखना तो कांस्टेंट ही है, प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अपना मिक्सर कैसा आया था, ऐसा आया था, ये ग्राफ आया था, सिंपल, बस इतना याद रखना, 1 आया था। ये किसी एक प्रेशर पे आया था। यदि मैं प्रेशर चेंज करूंगा तो इसे क्या बोलते हैं यूटेक्टिक लाइन और यूटेक्टिक पॉइंट। यदि मैं प्रेशर चेंज करूंगा तो ये जो यूटेक्टिक पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाएगा यूटेक्टिक लाइन पे ही, लेफ्ट या राइट में। जैसे यदि प्रेशर कम करता हूं तो आगे या पीछे कहीं भी जा सकता है, डिपेंड करता है कंपोजिशन। तो ये कैसा हो जाएगा, ये यदि यहां पे आएगा ये ऐसा हो सकता है, या फिर ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो प्रेशर यदि इफेक्ट यदि प्रेशर चेंज करेंगे तो यूटेक्टिक पॉइंट चेंज देयर पोजीशन ऑन लेफ्ट और राइट एट यूटेक्टिक लाइन। समझ रहे हो, यूटेक्टिक लाइन पे ही लेफ्ट या राइट में चला जाएगा, ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। ये है फेज डायग्राम फॉर 1 कंपोनेंट 2 कंपोनेंट सिस्टम इन यूटेक्टिक मिक्सचर। अब हम इसके 2 एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला देखना, लेड एजी सिस्टम। जो सिल्वर और अर्जेंटिनम सिस्टम है वो क्या है 2 कंपोनेंट
कंपोनेंट और यूटेक्टिक मिक्सचर है, यूटेक्टिक मिक्सचर है। तो इसका फेज डायग्राम कैसा बनेगा देखना, इधर लेड है, इधर Ag है। Ag का मेल्टिंग पॉइंट होता है 971 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 373 327 डिग्री सेल्सियस। लेड का होता है 327 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 971 डिग्री सेल्सियस। और जब दोनों का यूटेक्टिक मिक्सचर बनता है तो दोनों डाउन होते हैं, और ये होता है 303 डिग्री सेल्सियस। और जब यूटेक्टिक मिक्सचर बनता है तो यहाँ पे जो Ag की परसेंटेज होती है वो होती है 2.6%। 2.6%। ये यूटेक्टिक मिक्सचर है लेड और Ag का 327 371, Ag का 2.6% होता है, 303 होता है। अब ये काम क्या आता है, काम देखना क्या आता है, जब अपन कर रहे हैं और निकाल रहे हैं दोनों का, तो दोनों का मिक्सचर बन रहा है लेड और अर्जेंटिनम का। तो अर्जेंटिनम की मात्रा Ag की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा है, Ag की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा है, Ag की मात्रा बहुत ज़्यादा है, सिल्वर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, अपन सिल्वर को मेल्ट करते हैं, PbAg मिक्सचर को मेल्ट करते हैं और यहाँ पे मेल्ट करते हैं तो ये इस पॉइंट पे आ गया, मान लो इस पॉइंट पे आ गया। अब उसे हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, डाउन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेड सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेड का क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब लेड जैसे जैसे सॉलिड होता जाएगा उसे हम क्या करते जाएंगे, आइसोलेट करते जाएंगे, आइसोलेट करते जाएंगे, सारा का सारा क्या करते जाएंगे, आइसोलेट करते जाएंगे। और जैसे ही आइसोलेट करते जाएंगे या फिर हम किसी भी टेम्परेचर पे यहाँ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Ag सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे Ag का सॉलिडिफिकेशन, तो Ag को लेफ्ट सॉलिड को क्या करते जाएंगे, बाहर निकालते जाएंगे। तो ये जब इस सॉल्यूशन में Ag 2.6% बचेगा तब Pb प्लस Ag दोनों क्या हो जाएंगे, वापस सॉलिड हो जाएंगे। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा था Ag तो हमने इसे मेल्ट किया और छोड़ दिया, तो Ag सॉलिड होना स्टार्ट हुआ, तो हम निकालते जाएंगे तो इसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, तब तक हम बहुत निकाल लेंगे। जब सिर्फ Ag सिर्फ 2.6% बचा, 2.6%, तब क्या हुआ, दोनों सॉलिड हुए। उसके बाद हमारा इसे आइसोलेट करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो हमने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से किस पे लिया है, 2.6% पे ले आए। और इसके बाद हम इसे दूसरे मेथड से क्या कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये फेज डायग्राम प्यूरिफिकेशन में, मेटल्स के प्यूरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है कि इस यूटेक्टिक मिक्सचर पे ये दोनों साथ होते हैं, उससे पहले एक ही सॉलिड होगा तो हम उसे अलग कर सकते हैं। तो पहला है लेड सिल्वर सिस्टम। दूसरा हम जो इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं वो देखना, दूसरा है आइस प्लस KI सिस्टम। आइस प्लस KI सिस्टम देखना क्या है। हमने कभी बचपन में कुल्फी खाई है तो देखा होगा कि वो जो रेडी वाले हैं बर्फ़ के अंदर नमक डाल के रखते हैं, साल्ट डाल के रखते हैं नमक। तो वो नमक क्यों डालते हैं, देखना नमक का और इसका क्या मिक्सचर है देखना। KI का हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल नहीं लेते क्योंकि KI का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कराओ नहीं करेंगे। मैंने मान लिया मेरे पास एक सिस्टम है, आइस है, तो थोड़ा इसमें वाटर भी होगा, आइस है तो वाटर भी होगा, थोड़ी पिघल गई। इसमें मैंने क्या कर दिया, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था, ये था। अब मेल्टिंग पॉइंट पे जब आइस थी, यहाँ पे तो सॉलिड है, आइस है, आइस सॉरी यहाँ पे तो क्या है, वाटर है, यहाँ पे क्या है, आइस है। तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, कुछ वाटर भी है। अब इसमें मैंने जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड डाला तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चालू हो गया, कम होना चालू हो गया। ये मान लिया मैंने यूटेक्टिक मिक्सचर बन गया, है ना। इधर मैंने KI डाला, तो KI का कंपोजिशन जैसे जैसे इसमें बढ़ता जाएगा, इसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस था वो डाउन होते होते क्या होता जाएगा, यहाँ आ जाएगा।
ये बन जाएगा यूटेक्टिक मिक्सचर। यहाँ पे क्या हो गया, सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो गया, सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। वाटर में के आई जैसे जैसे डिजोल्व होता जाएगा, जैसे जैसे डिजोल्व होता जाएगा तो ये डाउन होता जाएगा। यहाँ पे सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद के आई और बचेगा ही नहीं, तो यहाँ पे तो आएगा बर्फ का, यहाँ पे बना ग्राफ बनेगा के आई का, ये यहीं तक बनाएंगे क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो कर्व कौन सा है, सोल्यूबिलिटी कर्व ऑफ के आई जैसे जैसे सोल्यूबल हो रहा है वैसे वैसे बढ़ रही है, के आई की कंपोजिशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ये डाउन हो रहा है, और जैसे जैसे के आई की कंपोजिशन बढ़ रही है ये डाउन हो रहा है। ये क्या है, फ्रीजिंग कर्व ऑफ वाटर, ये डाउन होता जा रहा है और ये डाउन होके क्या आ गया, -20 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री से बर्फ का टेम्परेचर क्या हो गया, -20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हम बर्फ में इसलिए नमक डालते हैं ताकि वो पिघले नहीं, ये बाहर से हीट नहीं मिल रही तो ये पिघलेगी नहीं, और -22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा कूलिंग रखेगी। 0 डिग्री पे इतनी कूलिंग नहीं रखेगी जितनी -22 डिग्री पे रखेगी, तो बहुत ज़्यादा कूलिंग करेगी ये। इसीलिए जो कुल्फी वाले बर्फ़ वाले हैं वो इस बर्फ़ में नमक डाल के रखते हैं, इसीलिए उनकी बर्फ़ कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं मिलती, वाटर के साथ नहीं मिलती, प्योर बर्फ़ मिलती है, क्योंकि 22 डिग्री सेल्सियस पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा और बाहर से हीट मिलेगी नहीं। तो ये भी क्या है, तो आपका पूरा सिस्टम है। इस पॉइंट पे कौन कौन इक्विलिब्रियम में है, आइस प्लस वाटर प्लस के आई की जगह हम NaCl भी ले सकते हैं, और NaCl लेते हैं तो टेम्परेचर होता है -21 डिग्री सेल्सियस। तो ये यूटेक्टिक मिक्सचर बन गया है। ये यूटेक्टिक मिक्सचर बनने के कारण इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, और डिप्रेस्ड होके हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। ये है 1-2 कंपोनेंट सिस्टम का यूटेक्टिक मिक्सचर का ग्राफ। थैंक यू।